हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वर्दाराम, व्याख्याता स्कूल शिक्षा, और हम कर रहे हैं यहाँ पर कक्षा 12 के लिए इतिहास के मॉडल पेपर परीक्षा 2022 के लिए। तो हमारे 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का ये छठा वीडियो है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। आज के इस वीडियो में हम लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों तथा मुद्रांकनों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें और जो मुद्रांकन किया जाता था, किसी भी चीज़ के ऊपर अंकन किया जाता था, उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने हेतु किया जाता था। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए कि जब सामान से भरा हुआ एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता था तो उसका मुंह रस्सी से बांध दिया जाता था और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से उसे दबा दिया जाता था। इससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ जाती थी और मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। तो इस प्रकार ये मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग उस जमाने में किया जाता था। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, आरंभिक जैन एवं बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे। तो आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने क्या बताया है, उसके अनुसार हमें यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए, आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के लिए मगध के पराक्रमी शासकों की नीतियाँ उत्तरदायी थी। वहाँ के जो पराक्रमी शासक थे, योग्य शासक जो हुए उस जमाने में, उनकी जो नीतियाँ थी वो उसके शक्तिशाली बनने में सही साबित हुई। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद आदि राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी और पराक्रमी शासक थे, जिनके नेतृत्व में मगध राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। इनके मंत्री भी सुयोग्य थे। तो जहाँ राजा और मंत्री अगर सुयोग्य हो, अगर दूरदर्शी हो, तो वो राज्य हमेशा उन्नति करता है, जो इनकी नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करते थे। इसके अलावा वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ उपयुक्त थी मगध की, जिन्होंने मगध के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब ये था कि वहाँ पर 12 मासी नदियाँ बहती थी, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, तो वहाँ पर जो है वो उत्पादन अच्छा होता था। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा वन थे, तो वनों में हाथी मिल जाते थे जो कि युद्ध के लिए जो उपयुक्त थे। और उसके अलावा वहाँ पर खनिज संपदा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी, लोहा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, तो लोहे से हथियारों का निर्माण जो है वो लोग करते थे। तो इस तरीके से काफ़ी परिस्थितियाँ थी जिसने मगध के विस्तार में योगदान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, महाजनपदों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो 16 महाजनपद थे भारत में, वहाँ की उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, परंतु गण और संघ नामक प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। वहाँ पर राजा निरंकुश नहीं होता था, है ना। तो इन लोगों का राजा के साथ मिलकर के ये लोग शासन करते थे। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। वज्र संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। तो ये जो भूमि पर केवल राजा का अधिकार नहीं होता था, बल्कि सामूहिक अधिकार होता था, और इसमें किसी पर अत्याचार करने जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी थी जो प्राय किले से घेरी जाती थी। चौथा प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी हम सबको पता है राजगाह थी, जो आधुनिक बिहार में स्थित राजगीर थी, जिसे वर्तमान में हम राजगीर कहते हैं। वो प्राचीन काल में राजगाह के नाम से जाना जाता था। ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। राजगाह का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान पटना जो है वो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, और ये 4वीं शताब्दी आते आते मगध की राजधानी इसे बनाया गया था। यहाँ गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर स्थित था, तो यहाँ पर आवागमन की अच्छी सुविधा थी, है ना। और साथ ही साथ यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी वो भी उपयुक्त थी।
तो इस प्रकार हमने ये आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। धन्यवाद।